लाइव आ चुके हैं हम लोग। नमस्कार। आज दिवस की पावन बेला में मैं सरिता अपने सहयोगी रोहित के साथ मां मथुरासिनी देवी का वंदन करते हुए आमंत्रित अतिथियों और समाज से जुड़े माहुरी बंधुओं और युवाओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ उस व्यक्तित्व का जिनकी शिक्षा, लगन, मेहनत, सफलता जिनकी पहचान बनकर समाज का सम्मान बढ़ा रही है और हमें भी उत्थान के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारे साथ दो नाम ऐसे जोड़ेंगे जिनका नाम लेना ही हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। पहले हैं श्री अजीत कुमार, जेल सुप्रिंटेंडेंट बिहार। ये परिचय के मोहताज नहीं, हम माहरियों को इन पर बड़ा नाज है। कहते हैं वर्दी पहनी आपने, सम्मान माहुरियों ने पाया। केवीसी जीत कर हम पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, यह कलंक आपने मिटाया। जी हाँ, आपका परिवार, माता पिता ही नहीं, पूरा समाज आप पर गर्व कर रहा है। हमें भी आप पर हर्ष है। बेलागंज में जन्मे अजीत कुमार ने यह सिद्ध किया कि अजीत वही बनता है जो दृढ़ निश्चयी होता है। इनका पूरा परिवार शिक्षित ही नहीं, शिक्षा के प्रसार और समाज के शैक्षणिक सुधार में लगा है। एक के बाद एक तरक्की और ऊंचा पदस्थापन, पुलिस की नौकरी इन्हें अनुशासनबद्ध ही नहीं किया, बल्कि लगन, सेवा, नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित भी किया है। लगातार कुछ नया करने, कुछ नया सीखने, कुछ नया पाने और नया कुछ इन्वेंशन करने की इच्छा ने ही इन्हें करोड़पति बनाया। और ये मात्र करोड़पति ही नहीं बने, हमारे सामने करोड़ों आदर्श इन्होंने रखा है। और आज का दिवस बड़ा ही हर्षित है क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हमारे समाज के युवा ये जानेंगे कि किस लगन, किस मेहनत को जीत कर आदमी आगे बढ़ता है। तो आइए इनके साथ अपना समय बांटें और इनकी साथ अपने जीवन के उन पहलुओं को शेयर करें जो इनके साथ जुड़कर ही हमें सार्थक दिशा प्रदान करेगा। नमस्कार, मैं रोहित वैस्कियार ग्लोबल मोहरी संवाद के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अजीत कुमार वैस्कियार जी जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम उनसे कुछ सवाल हैं जो हमारे आपके हैं शुरू करते हैं और उनसे उनका जवाब लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सरिता जी, नमस्कार रोहित जी। सर्वप्रथम मैं पूरा ग्लोबल मोहरी समाज के समस्त टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने अनुभव को, अपने संघर्ष को आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, मोहरी समाज के साथ साझा कर सकूं। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि इस संवाद प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे निमंत्रण दिया। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है सर कि आप जैसे शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, तो कुछ सवाल हैं हमारे और दर्शकों के जिनका जवाब आपसे लें हम, ताकि हमारे यंगस्टर कुछ आपके तरफ बन पाए। तो पहला सवाल सर ये है कि आप जिस कार्य से जुड़े हैं हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में समझाएं, इनकी बारीकियां सर समझाएं हमें थोड़ा। पूर्व में मैं जैसा कि बताई कि रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर 2002 में नियुक्त हुआ था। उसमें एक लंबी जर्नी मैंने पूरी की और रेलवे के विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया। वहीं स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहा। फिर 2016 में मैं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करके चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर रेलवे में नियुक्त हुआ, हाजीपुर में आया। उसके बाद इस पूरे दौरान 2002 से 2016 तक मैं
खुद को एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में भी देखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा और इसके लिए सधेत कदमों से आगे बढ़ता रहा। और अंततः 2018 में मुझे बीपीएससी में कामयाबी मिली, लेकिन मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूं कि कामयाबी को एक दिन में मुझे प्राप्त नहीं हुई। नौकरी में रहते हुए भी मैंने लगभग 10 बार मुख्य परीक्षाएं दी है। सिविल सेवा की परीक्षाएं दी, 3 बार मैंने सिविल सेवा की मेंस परीक्षा दी, जेपीएससी में भी 2 बार मैं बैठा मुख्य परीक्षा में, और बीपीएससी की 4 बार मुख्य परीक्षा दी हूँ। इसका मतलब है कि एक लंबा असफलता का इतिहास मेरा रहा, लेकिन मेरे लगातार प्रयास और धैर्य ने मुझे आज यह दिन दिखाया कि मैं अंततः 2018 में सफल हुआ और जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। मेरी पहली पोस्टिंग जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में दानापुर जेल में हुई, जहां मैं लगभग 2 साल कार्य किया। उसके बाद मुझे विभाग ने पदोन्नति देकर मंडल कारा यानी जिला कारा में पदस्थापन किया और मैं अभी वर्तमान में नवादा जेल में एज ए जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जेल सुपरिटेंडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में कुछ कम जानकारी होगी। यह जेल का एक मुखिया होता है, गार्जियन होता है, और जेल के समस्त कार्य मेरे ही द्वारा संपन्न किए जाते हैं या मेरे ही आदेश के द्वारा किए जाते हैं। जेल में एक जेलर भी होता है जो मेरे अधीनस्थ पद होते हैं, उसे मेरे आदेश मानना बाध्य होता है और जो जेल के अंदर की व्यवस्था और शांति को बनाए रखता है। जेल के अंदर जो मुझे मुख्य रूप से कार्य करना होता है, अभी मेरे पास वर्तमान में नवादा में लगभग 1700 बंदी हैं जो मेरे जेल में संसीमित हैं। उन सभी को समय पर खाना पीना खिलाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, उनकी सारी तरह की व्यवस्थाएं करना, कोर्ट में जो प्रोडक्शन होता है यानी कि कोर्ट में उपस्थापन जिसे कहते हैं हिंदी में, उसको सही समय पर करना। इसके अलावा कैदियों को मानसिक अवसाद से दूर रखना। कुछ ऐसे भी कैदी आ जाते हैं जो बहुत ही उदास निराशा से भरे होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जेल आना किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डार्क पॉइंट होता है, निराशा के क्षण होते हैं। उसमें कोई भी एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वह अवसादग्रस्त हो जाता है, निराशा के गहनतम क्षण में डूब जाता है। उसको उस चीज से भी बाहर लाना ताकि वो सुसाइड ना कर ले, आत्महत्या ना कर ले। तो बीच बीच में जाकर उनके भी मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करता रहता हूँ, काउंसलिंग करना, लगातार योगा कराना, पीटी करवाना, म्यूजिक के द्वारा दिलवाना, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये सब कार्य भी एक जेल सुपरिटेंडेंट करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कुख्यात और आदतन अपराधी बंदी होते हैं जो जेल की शांति व्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी सख्त से सख्त सजा देना, पिटाई करना, अकेले में रखना जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, सेल में रखना, इन सब चीजों को एक मिश्रित रूप से कई तरह के उपायों के द्वारा जेल की व्यवस्था को बनाए रखता हूँ। और जेल सुपरिटेंडेंट का मुख्यतः यही उद्देश्य होता है कि कैदियों को सुरक्षित रखें, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें, कोर्ट में उनको सही समय पर उपस्थापन कराएं और उनसे जो भी मुलाकाती करने के लिए आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करना, इन सब के नियम बनाना, क्या खाना है, क्या खिलाना है, किनको मिलना है, किनको नहीं मिलना है, ये सभी का निर्णय निश्चित रूप से एक जेल सुपरिटेंडेंट करता है। यह अंदर और बाहर दोनों ओर का पूरा एक मैनेजमेंट, जिसको सीएमडी कह सकते हैं आज के कंपनी के युग में, वो होता है जेल सुपरिटेंडेंट। धन्यवाद। बहुत अच्छे सर, आपने इतने अच्छे से समझाया सर कि हमारे दर्शक तो पूरी तरह से जान चुके होंगे कि एक जेल सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है। तो सर ये तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी हुई, एक और आपने उपलब्धि प्राप्त की है जो कि शायद भारत में चंद लोग पाते हैं इस चीज को। आपने 18 वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद केबीसी के हॉट सीट पर न सिर्फ पहुंचे बल्कि 1 करोड़ की जादुई रकम भी प्राप्त की। कैसे देखते हैं सर इस उपलब्धि को? निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो शायद कुछ ही व्यक्ति को नसीब होती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे यह मौका मिला। केबीसी के द्वारा कॉल आया, लेकिन यह कॉल कोई एक बार में नहीं आया। केबीसी की शुरुआत का रजिस्ट्रेशन 2000 से शुरू हुआ और तब से, उस समय तो शायद वो डायलिंग पैड वाला रहता था, 1-2 करके लगाते थे घुमाकर हम लोग फोन। उस समय से मैं प्रयासरत रहा और एक सपना देखा था कि एक दिन मुझे भी इस टीवी में आना है, अमिताभ बच्चन के सामने बैठना है। वो सपने में इतना प्रेरणा थी कि हर साल, साल दर साल जब भी ये शुरुआत होता था, मैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करता था। अपना प्रयास मैं करने में कभी पीछे नहीं हटता था। सोचता था एक ना एक दिन कॉल आएगा, ना भी आया तो कोई बात नहीं, मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। और अंततः मैं बताता हूँ कि लगातार 10 सीजन निकल जाने के बाद भी
11वां सीजन में मुझे वो कॉल आया, और ये जर्नी निश्चित रूप से उधर से कॉल आना अंदर से रोमांचित कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरे पैर जमीन पर ही नहीं रह रहे थे, लगा कि इतनी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। और उसके बाद से बड़े सधे रूप में मैं आगे बढ़ा, उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए, और तब कहीं जाके अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिला। चूंकि 3 या 4 चरणों में यह पूरी प्रक्रिया की जाती है, सिर्फ उधर से कॉल आना ही नहीं होता है। एक संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ हाँ कैसे वो जा सकते हैं। अभी आपको 1-1.5 महीने के बाद फिर से केबीसी शुरू होने वाली है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो चुकी है। लगातार 15 दिन अमिताभ बच्चन के द्वारा सोनी टीवी पर एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके आंसर आप मोबाइल के द्वारा देके उनके कंप्यूटर सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और फिर कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करता है कुछ लकी नंबर्स को, और ये रजिस्ट्रेशन पूरे एक सीजन में लगभग 7 से 8 करोड़ होते हैं नंबर का, मोबाइल नंबर। इन 8 करोड़ नंबर में से कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करता है लगभग 24,000 नंबर को। उन 24,000 के हम कॉल करते हैं कि आपका लकी नंबर सेलेक्ट हो गया कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। वो कॉल करके फिर आपसे व्यक्तिगत डिटेल्स पूछते हैं, और उसी समय फिर 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं, जिसमें 6 सेकंड का आंसर देने का टाइम दिया होता है। 4 ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए, तब आप अगले चरण में जाइएगा। अगले चरण में फिर 2,000 लोगों को कॉल किया जाता है, यानी 24,000 से 2,000। उस 3 क्वेश्चंस में ये लगभग आप मान के चलिए 22,000 लोगों को छांट देते हैं। फिर ये 2,000 लोगों को फिर वो फिजिकली ये लोग सेंटर बनाते हैं, इंटरव्यू सेंटर्स बनाते हैं देश में 10 जगह, और 250 लोगों को उन सेंटरों में बांट देते हैं। और वहां फिजिकली आपको सुबह जाना होता है और रात के 7-8 बजे तक रहते हैं, और वो पूरे दिन वो कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चंस का 50-60 क्वेश्चंस का लिस्ट देते हैं, और फिर एक एक व्यक्ति का वो 3-4 लोगों की एक टीम होती है, और वो कैमरा वगैरह लगाकर सारा इंटरव्यू लेते हैं कि आपका कैसा कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप लोगों के सामने किस प्रकार से जवाब दे पाते हैं, हकलाते नहीं हैं या क्या नहीं करते हैं। और आप वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जो वीडियो बनाया जाता है। वो सारे वीडियो सोनी टीवी का वो मुंबई मुख्य सेंटर में भेजा जाता है। वो मुख्य टीम जो है, कोर टीम जो है, वो सेलेक्ट करती है कि एक सेंटर से मुझे 13 लोगों को लेना है। तो 250 लोगों में से फिर आप छट के 13 लोग आते हैं, और फिर वहीं से कॉल आता है कि आप इस दिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए मुंबई आपको आमंत्रित किया जाता है। तो ये बहुत ही टफ प्रक्रिया है, समझिए। आईएएस टॉप करने से भी ज्यादा मुश्किल है। आईएएस टॉप भी हर साल कोई ना कोई हो ही जाते हैं, या आईएएस में क्वालिफाई भी हो जाते हैं। 11,000 12,000 में से मतलब एक 1200-1300 पोस्ट होते हैं, 5-6 लाख लोगों में सिलेक्शन होता है। इसमें आपको 7-8 करोड़ में सिलेक्शन है, और वो नंबर होते हैं 130-120 जो पूरे सीजन खेलते हैं। हाँ सर, सही बात है। तभी तो सर आप करोड़ों में एक है हमारे समाज में। हाँ, ये थोड़ा लक नहीं है, ये पूरा डेस्टिनी है। आप मान के चलिए कि मतलब बहुत बड़ा लक चाहिए उस फास्टेस्ट फिंगर तक पहुंचने। हाँ, और वो 130 लोगों में भी फाइनल सीट जो नसीब होती है वो लगभग 60 से 65 लोग होती है पूरा एक सीजन में। बताइए सर, इतने बड़े देश में वो आपका लक है। वहां आप जाते हैं, और फिर जब आप कुर्सी बैठते हैं तब आपकी ज्ञान की परीक्षा है, क्योंकि बिना जाने आप वहां पर लुढ़क कर कैसे भी करके वो 6:40 तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक एक सीढ़ी चढ़ना वो आपकी ज्ञान की असल की परीक्षा है कि आप किस प्रकार से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी सफलता है आपने। और मैं कहता हूँ नॉलेज इज पावर। ये मुझे कुर्सी पर बैठ के पता चला, क्योंकि जितनी आपके पास नॉलेज है आप उतने स्थिर, उतने शांत और उतने ताकतवर होंगे, और बड़े से बड़े लोगों के भी आंख में आंख डालकर आप बात कर सकते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था, लेकिन उसका मर्म मैं नहीं समझ पाया था। कुर्सी पर बैठ के मुझे समझ आया कि सही में ज्ञान में बहुत सही होता है। और अमिताभ बच्चन भी देख के समझ रहे, हाँ, और अमिताभ बच्चन भी देख के समझ रहे थे वो कि कहीं ना कहीं इस लड़के के पास जबरदस्त नॉलेज है। मैं हिला नहीं, और उनके द्वारा शायद आप लास्ट क्वेश्चन में देखे होंगे, मुझे बरगलाने की या फिर कुछ हिलाने की भी कोशिश की गई, और अंततः मैं उसी अपने जवाब पर कायम रहा और आज 1 करोड़ जीत पाया। ये निश्चित रूप से एक आपके लिए 2 पंक्तियां हैं सर, आपके लिए 2 पंक्तियां हैं। सपने खुली आंखों से देखा, आपने सपने खुली आंखों से देखा, खींच ली एक लक्ष्य की रेखा। सपने आपने खुली आंखों से देखा, खींच ली एक लक्ष्य की रेखा। भाग्य ने आपको मान दिया, आपने धरातल पर पुरस्कार लिया। आपको भाग्य इसलिए मिला सर क्योंकि आप भाग्य के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए। धन्यवाद रोहित। और इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ समाज में कि सफलता के लिए
दो चीजें बहुत आवश्यक है, जैसा मैं अनुभव से सीखा। एक है मेहनत और एक है किस्मत। जिस दिन ये दोनों का मेल होता है व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ किस्मत आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाला रखा है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। तो आप अपना पार्ट हमेशा अदा करें, मेहनत से आप पीछे ना हटें। मैं सभी हाँ सर, युवा वर्ग बिल्कुल को भी सर, कहना बिल्कुल। चाहता हूँ। और जिस दिन ये किस्मत आपके साथ जुड़ेगी ना, आप सफल होके उछल जाएंगे एक साथ, अचानक आपका एक अपलिफ्टमेंट हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो प्रयास, जो चीजें आपके साथ हैं, आपके हाथ में हैं, आप वो लगातार करते रहें। देने वाला जिस दिन देगा छप्पर फाड़ के दे देगा। तो आप अपना जो बिल्कुल प्रयास है वो कम ना करें। और जिस दिन किस्मत सर। का ताला लगेगा, वो चाबी लगेगी, किस्मत खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा और सफलता आपको मिलेगी। तो सभी बच्चों को मैं कहता हूँ कि यदि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आप मेहनत करिए। बाकी फर्स्ट आना, बिल्कुल सर। सेकंड आना, थर्ड आना, ये छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, सर आपकी बातों से हमारे यंगस्टर तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, काफी मोटिवेट हो गए होंगे अभी तक तो। और चलिए सर, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल है सर, रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर और जेल सुपरिटेंडेंट दोनों के कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर है सर, फिर भी आपने जॉब स्विच ओवर किया, इसके पीछे क्या सोच थी सर? हाँ। जब कॉलेज लाइफ से, ये स्कूल लाइफ से ही मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सपना जागृत हुआ था कि एक राजपत्रित अधिकारी बनूंगा, एक अधिकारी बनने की ख्वाहिश थी। और बहुत से लोगों से जुड़कर बहुत लोगों की दुनिया बदलने की कोशिश करने की ख्वाहिश रखी थी। और रेलवे का जो कार्य था, निश्चित रूप से मैंने लगभग आधी जिंदगी रेलवे में रही। शांतिपूर्ण कार्य था, रोज सुबह जाता था, शाम को लौट के आता था, एक छोटा प्लेटफॉर्म था। लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि संतोष अच्छी चीज है, लेकिन संतोष विकास का भी दुश्मन होता है। इसलिए बच्चों से कहता हूँ कभी संतुष्ट नहीं होना कोई भी जगह पर, क्योंकि यह संतोष ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायी शक्ति प्रदान करता है। तो मैं भी अपने जॉब से बहुत संतुष्ट नहीं रहा और हमेशा प्रयास करता रहा कि इससे एक दिन बड़े पोस्ट पर जाऊंगा, पब्लिक डीलिंग करूंगा, कई लोगों के काम आ सकता हूँ, एक अच्छा नाम होगा। और इसके लिए मैं इस जॉब में भी प्रयासरत रहा और कहा भी कि उस जॉब के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी को कभी रोका नहीं। भले सफल रूप में एक दो तीन चार बार में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रयास मैंने कभी नहीं छोड़ी। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 मेंस देने के बाद 10वां मेंस में मुझे यह सफलता अंतिम रूप में मिली। तो ये मेरा सपना था, ड्रीम था। इसलिए जैसे ही सफल हुआ तो मेरे अंदर कोई दुविधा नहीं थी, मैं बहुत खुशी से उस पुरानी जॉब को छोड़ा और नए जॉब में स्विच ओवर किया। हमारे समाज मैडम। में पुलिस नौकरी जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। आप हमारे मौरी समाज के बच्चों को ये कैसे बताएंगे कि इस क्षेत्र में कैसे आया जाए, और उसके लिए आप कैसा मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है, हमारे समाज में इस क्षेत्र में बहुत कम बच्चे हैं। नहीं, ये जॉब भी जो परसेप्शन समाज ने बना रखा है कि बहुत बेकार जॉब है, इसमें कई लोग घटिया होते हैं, गाली गलौज होता है, परेशानियां हैं अपराधियों से, ऐसी बात नहीं है। जितना हम लोगों एक परसेप्शन बना के किसी जॉब के प्रति रखते हैं, वास्तव में उतनी बुरी नहीं होती है। मैं खुद भी इस जॉब में आके देखा और बहुत आसानी से इस जॉब को कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर भी थोड़ी सी दुविधा थी, जैसा कि हमारा एक समाज बनिया समाज है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग या बिजनेस मानसिकता के लोग बहुत ज्यादा है। गोली चलाना, ये चलाना, अपराधियों से लड़ना, हम लोगों ने इसमें कहीं दूरियां बना के रखी है। और लगता था कि ये बहुत परेशानी का और बहुत ही मुश्किल, ये चुनौती भरा ये सफर होगा, ये चुनौती भरा ये चैलेंज होगा यदि इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं है, कई लोग कर भी रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं समाज में आज के समय में जो बदलाव की स्थिति है, कई महिलाएं भी हमारे इस पुलिस जॉब में आ रही हैं। 33% आरक्षण है। मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे घरों से महिलाएं, कई दूसरे दूसरे जातियों के लोग यहाँ इसमें हैं और सफलतापूर्वक कर रही हैं, बिना परेशानी के कर रही हैं। जब आप इसमें आते हैं ना, तो आप देखते हैं कि जितना हम डर रहे थे बाहर से इस संस्थान के प्रति, अंदर में इतनी मुश्किलें नहीं हैं। और जिसे जॉब करना है, नौकरी करना है, तो छोटी बहुत चुनौतियां हर जगह पर है, परेशानियां हर जगह पर है, उसी तरह से इसमें भी है। लेकिन जितना हम वो डर के रहते हैं ना, उतनी परेशानियां नहीं। कोई भी इसमें आकर आसानी से जॉब कर सकते हैं। और आने से सबसे बड़ी बात होगा, समाज के लिए एक अच्छी फायदा ये होगा कि इस जॉब में हमारी प्रतिनिधित्वता बढ़ेगी। किसी तरह का कोई बुरा समय आता है, और जीवन ऐसा है कि इसमें अच्छे बुरे दोनों समय चलते रहेंगे हर किसी के समय में। तो बुरे समय में जितनी प्रतिनिधित्वता हमारी रहेगी, तो कम से कम उनके एक आशा की किरण रहेगी कि मैं इस फलाने थाने में जाऊंगा
तो सब इंस्पेक्टर मेरे जात का है, इंस्पेक्टर मेरे जात का है, डीएसपी मेरे जात का है। तो उनको एक गहरी अंधेरों में भी एक रोशनी की किरण दिखाई देगी। कम से कम जाके वो अपनी बातें कह पाएंगे, उनको एक उम्मीद जगेगी कि ये मेरी बात सुनेगा। मैं भी अभी इस जेल में 2-3 हैं ऐसे लोग, आते हैं आसानी से मेरे चैम्बर में बैठते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, और पद पर रहते हुए मुझसे जो बन पड़ता है उनके लिए करता हूँ, और खुश होकर वो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलिए अब ज्यादा परेशानी नहीं है। तो जेल वगैरह एक ऐसा डार्क सर्किल है हमारे जीवन का, इसमें लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब वो आते हैं, देखते हैं जेल को बहुत नजदीक से देखते हैं, या पुलिस थाने को नजदीक से देखते हैं हमारे कहने पर, तो चीजें थोड़ी सरल हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी राहत होती है मुसीबत के समय में, जब आप बहुत ज्यादा घिर गए हो इन मुसीबतों से, तो कोई आपका अपना हो, अपना जाति का हो, तो वो आपको बहुत विश्वास और उम्मीद दिलाता है। ये एक अच्छी चीज है। मैं आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जाति की सेवा में आए, ताकि एक नई मजबूती आएगी, समाज को एक नया स्तंभ मिलेगा और अच्छा होगा भविष्य के लिए। सच कहा सर आपने कि समाज की जो ताकत होती है वो ताकत हमें प्राप्त करनी है, हमारे समाज में थोड़ी कम दिखती है। ये बात एकदम सच कही आपने। कैदियों के साथ आपने कहा कि आप सीएमडी हैं, लेकिन मुझे लगा आपको माता पिता की भूमिका निभानी पड़ती है। मुझे ये बताइए कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उनके निदान के साथ साथ अपनी शारीरिक और मानसिक चुस्ती के लिए किस दिनचर्या को अपनाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठते ही मैं एक बार जेल में घूम लेता हूँ, और जिससे मेरा प्रतिदिन का एक वॉक भी हो जाता है, और थोड़ा बहुत योगा प्रारंभ के आधा घंटे से पौने 1 घंटे तक करता हूँ। कैदियों के बीच में जाता हूँ, उनकी समस्याओं को भी सुनता हूँ, थोड़ा चलता हूँ, तो फिटनेस के लिए। और जब भी जेल में जरूरत होती है तो आना जाना, 1-2 बार जेल का राउंड मारना, तो ये घूमना फिरना और योगा, या कैदियों के साथ भी जो योगा का सेशन होता है उसमें मैं खुद भी शामिल हो जाता हूँ। तो इन सब चीजों से अपने शरीर को भी चुस्त दुरुस्त रखता हूँ, कैदियों को भी एक सबलता मिलता है कि अधिकारी हमारे साथ है, खड़ा है। जो भी परेशानियां हैं वो दूरी यदि कम होती है तो उनकी भी कई चिंताएं और कई समस्याएं या अवसाद या डिप्रेशन है वो कम हो जाती है। तो इन सबको समग्र रूप का पालन करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें ठीक से चले। जी, क्योंकि आपके लिए स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ओके, हमारे समाज की ऐसी कौन-सी बात है जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह रही है? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, थोड़ी अपने समाज की नेगेटिव बात भी करनी चाहिए, सुधार के लिए ज़रूरी है। कि कौन-सी ऐसी बात है जिसका आप सुधार चाहेंगे समाज में? अन्य जातियों में जैसा कि मैं देखता हूँ कि एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। जाति जाति के लिए जो अधिकारी बन जाता है वो अपनी जाति के लिए खड़ा हो जाता है कि कुछ भी चीजें होंगी तो चलो ये हमारी जाति का है, इसे सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा, या किसी तरह की परेशानी आई, मुसीबत आई तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा या बचा लूंगा। हमारे जात में थोड़ा सहयोग को लेके कमी, कुछ लोग जो ऊपर चले जाते हैं वो निश्चित रूप से नीचे को छोड़ देते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि एक दूरी बना लेते हैं ऊपर जाने के बाद, कुछ अच्छे पोस्ट पर चले जाने के बाद थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि ऊपर वाले थोड़ा सहयोग करें और थोड़ा सा फ्रेंडली कोऑपरेटिव हो, और हमारे समाज में एक टीम की भी कमी है, टीम वर्क के रूप में नहीं है, मिलजुल के नहीं करते हैं, खुद के लिए कहीं ना कहीं थोड़े स्वार्थी हैं हम लोग पूरे के पूरे। उस स्वार्थ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें, यदि हर दुकान से हम लोग भी एक स्कॉलरशिप के रूप में गरीब बच्चों के लिए 150 कर दें, या फिर कोई एक टीम के रूप में कलेक्शंस करे प्रति महीना 100-100 रुपए करके भी, तो निश्चित रूप से हर जिला में एक जो मोहरी समाज की टीम है उसके पास एक अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। उस पैसे जमा को हम लोग गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके संसाधन उपलब्ध करवाने में कर सकते हैं। तो जिस दिन ये बनेगा और बच्चे जब पढ़ेंगे उस सामूहिक सहायता से, तो उनको भी अपनी समाज के प्रति निश्चित रूप से, जैसे कि सुपर 30 में जो फ्री में पढ़ाया जाता है, तो उससे जो बच्चे निकलते हैं तो उनकी स्वामी भक्ति निश्चित रूप से सुपर 30 के प्रति रहेगी। तो यदि ये एक दिन में होने वाला तो कार्यक्रम नहीं है, लेकिन यदि हम लोग प्रयासरत इस दिशा में रहें तो निश्चित रूप से आने वाले 15-20 साल में जो समाज का जो चेहरा होगा वो एक बदला मिलेगा। उससे जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, समाज के प्रति उनके अंदर भी एक लाइबिलिटीज, एक उत्तरदायित्व होगा कि ये समाज ने मुझे पढ़ाया तो मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। फिर निश्चित रूप से वो लोग भी अपना योगदान देंगे। तो ये क्रमिक रूप है जो 1-2 पीढ़ी के बाद हमें सुधारने में मदद मिलेगी। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। हमारी युवा पीढ़ी के लिए आप श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आप कैसे बताएंगे कि हमारे बच्चे कुछ असफलता पाने पर मनोविकास हो जाता है उनके अंदर,
वो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे जूझने का क्या तरीका बता सकते हैं आप? सबसे पहले मैं समाज के बच्चों के लिए कहता हूँ कि सफलता और असफलता दो चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे हम सभी को समझना होगा। थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहता हूँ सभी बच्चों को, थोड़ा याद करें अपने बचपन को। क्या आपने एक दिन में चलना सीखा था क्या? चलने के लिए हम लोग कई बार गिरे, शायद वो गिनती भी याद नहीं होगा कई लोग को। मम्मी से पूछिएगा आप लोग कि कितने बार मैं गिर के सीखा था, तो मम्मी किसी के बोलेगी तुम कम से कम 200 बार गिरे होगे, कोई बोलेगी 100 बार गिरा होगा, कोई बोला होगा 500 बार गिरे होगे तब तुम चलना सीखे होगे। बचपन की इस जिद को थोड़े से दिमाग में बैठा के रखें। जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है कई बार, लेकिन जिद पॉजिटिविटी के लिए हो। तो हम कहते हैं कि जब गिरने के बाद आपने उठना और चलना नहीं छोड़ा था, तो आज एक बार असफल हो के बाद, असफलता के बाद आप दोबारा प्रयास क्यों नहीं करते हैं? असफलता के बाद ही सफलता हमें मिलती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत निराश ना हो। आप गिर के जिस दिन निराश हो जाते हैं तो आज अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। यदि आपको ये नहीं पता हो तो मम्मी से पूछिएगा, क्योंकि हर कोई अपने बचपन की चीजें भूल गए थे। थोड़ा सा उसको अपने दिमाग में रखें। और मैं कहता हूं कि जो आप कार्य कर रहे हैं, यदि सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा तरीका बदल लें। तरीका बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आप देखिए उस चीज को, क्यों सफल हो रहे हैं, इस चीज को एनालाइज करिए। घबराइए मत कभी भी, और छोड़िए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक दो बार इंजीनियरिंग में असफल हो गए, कोई छत से कूद जाता है, कोई कुआं में कूद जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है कि मम्मी हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप याद रखिए, क्या 2 बार गिरने के बाद यदि आप उठने का प्रयास नहीं करते तो आप खड़े हो जाते हैं क्या? 2 बार असफल हुए, 2 बार गिरे, कोई बात नहीं, तीसरा बार फिर प्रयास करिए, असफल हुए कोई बात नहीं। लेकिन अपने अंदर के जज्बा को और हिम्मत को मत मरने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके जज्बा और हिम्मत मर जाएगा ना, आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाइएगा। इसीलिए इसे हमेशा जीवित रखिए। और सबसे और एग्जाम्पल्स आप बहुत दूर दूर मत ढूंढिए, नजदीक से ढूंढिए। आप देखिए कि आपके आस पड़ोस या फैमिलीज में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई बार असफलताओं के बाद भी सफल हुए, और आज उनको उनकी असफलता कोई नहीं देखता है, उनकी सफलता को देखता है। मैं पहली बार ही बताया कि मैं 10 बार असफल होने के बाद एक मतलब 10वां बार में सफल हुआ हूँ। आप ये यकीन सोचिए, यदि मैं 7वां बार असफल होकर छोड़ देता कि अब मुझसे नहीं होगा, तो 8वां चांस कैसे मिलता, 9वां कैसे मिलता, फिर 10वां कैसे मिलता, जिसमें मुझे सफल होना लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप समझिए कि असफलता कोई मुश्किल, असफलता कोई असंभव चीज नहीं है, वो एक जिंदगी का पार्ट है, वो मिलेगा आपको। एकदम तय मानिए, घबराइए मत सिर्फ, और अपने अंदर के जज्बा को मत मरने दीजिए। और यदि संभव हो तो बहुत छोटी सी 2 लाइन है उसके लिए कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता का एक असफलता के बारे में लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और फिर कहते हैं, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर और 2 लाइन हम जोड़ देते हैं, गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार का। बहुत 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 अच्छा। हाँ जी। और ये आप एकदम लिखिए, और हर बच्चे को अपने दीवार में ये चिपका कर रखना, रोज 2 लाइन पढ़ना। ये आपको बहुत प्रेरणा और ऊर्जा देगा। और कम से कम जब असफल हो तो 2 लाइन ये पढ़ लेना। और देखना कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी देख लो। अमिताभ बच्चन की कोई एक फिल्म थोड़े, पहले ही फिल्म थोड़े हिट हो गई थी, 7 बार 8 बार असफलता के बाद उनकी हिट हुई। सचिन तेंदुलकर को पहली बार आके थोड़े सेंचुरी मारा था। तो ये लगातार प्रयास है। समझिए, धीरू अंबानी को ये फिल्म में थोड़ी इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिया था, पेट्रोल पंप से शुरू करके गया था। सबसे अच्छे एग्जाम्पल अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की बुक्स है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स। पैर टूटने के बाद भी एवरेस्ट चढ़ गई, और वो एक दिन में नहीं चढ़ गई। निश्चित रूप से उसके पीछे 3-4 साल की कड़ी मेहनत तपस्या का है, तब आज उससे दुनिया जानती कि कौन ही। नहीं तो ऐसे कई लोग मर जाते, भूल जाते हैं। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल, सफल वही रहे हैं जो जिद्दी रहे हैं और लगातार प्रयासरत रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, समाज को बताता हूँ कि धैर्य मत खोना। धैर्य में एक बहुत अच्छी शक्ति है, धैर्य असंभव को भी संभव बनाता है। जो चीजें आज असंभव आपको लग रही है, आप सिर्फ धैर्य पकड़ के रखना, एक दिन वो संभव हो जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है सर आपने हमारे यंगस्टर्स को।
मतलब आज तो धारा बह रही है सर। धन्यवाद धन्यवाद। एक सवाल और था सर हमारे दर्शकों का कि हमारे समाज की महिला वर्ग अगर आपके प्रोफेशन में आना चाहें तो उनका क्या स्कोप है सर, थोड़ा उन्हें बताएं। बहुत ही अच्छा है। अभी तो मैं जैसा कि बताया पहले भी कि 33% आरक्षण बिहार सरकार ने दे दिया है। इसमें सारे अच्छा जी। पुलिसिंग सिस्टम में, जेल सर्विसेज में, सब में है। मेरे बैच में भी 2 महिलाएं थी, ट्रेनिंग में साथ रही, और हम लोगों ने एक साथ पूरे 2 1.5 साल ट्रेनिंग किया। अभी भी नए बैच में कई महिलाएं जुड़ी हैं। जेल सर्विसेज जैसा टफ सर्विसेज में भी जब 7 8 महिलाएं आई हैं, तो क्या हमारी समाज की महिलाएं इतनी कमजोर है कि नहीं आ सकती है? एकदम थोड़ा आइए मोटिवेशनल की और जरूरत है बदलिए। सर, मोटिवेट कर दें उनको भी। हाँ, नजरिया बदलिए, खुद को सशक्त बनाइए, मानसिक रूप से खुद को मजबूती से तैयार करिए। और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरे जात की महिलाएं जब बिल्कुल सर। अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जाके कर सकती है, तो क्या हमारी जात की महिलाओं में क्या वो नहीं है? तो बिल्कुल आप बिल्कुल आइए, सर, बिल्कुल है। वेलकम है। हाँ। सर एक सवाल और है, आजकल सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं सर, वैसे में हमारे समाज के नवयुवकों को स्व या पैतृक रोजगार अपनाने का आपका क्या विचार है सर? निश्चित रूप से नौकरियां की उपलब्धता तो कम है, लेकिन जो लोग काबिल हैं उनके लिए तो अवसर भरे हुए हैं। लेकिन मैं समाज के लोग, उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो पिता के रोजगार को यदि हीनतर समझते हो, कम समझते हो, तो ऐसा ना करें। कोई भी काम छोटा नहीं है। बिल्कुल सर। जो परिवर्तन करना है, तरीका बदलना है। आप नई पीढ़ी के लोग हैं। आपके पिता जिस सिस्टम से रोजगार करते हैं, तो उनको बदलने की कोशिश करिए। रोजगार मत बदलिए, उसके तरीके को, उसके बाह्य स्ट्रक्चर को बदलिए। नित्य नए नए प्रयोग करिए। थोड़ा सा आप सोचिए कि हम लोग जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, 1 2 महीने में हम लोग उसको अपडेट करते हैं। आप लोग हाँ अपने जी सर। रोजगार को क्यों अपडेट करते हैं? अपडेट नहीं करिएगा तो वो इस बदलते दौर, इस बदलते समाज के आधार पर वो फिर आपका पीछे हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपका बिजनेस लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए उसे लगातार लाभदायक बनाने के लिए लगातार परिवर्तन करते रहिए। आप नए तकनीक सीखे हुए हैं, कंप्यूटर युग के विद्यार्थी हैं। उस कला को, उस विधा को अपने रोजगार में प्रयोग करिए। उसे नया फ्लेवर दीजिए, नया रूप दीजिए, नया सौंदर्य में करिए, और फिर समाज के सामने पेश करिए। निश्चित रूप से मुनाफा, प्रगति होगा, तरक्की हाँ सर, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। ये हमारे बिजनेसमैन जो यंगस्टर हैं उनके लिए भी आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं सर। वो भी शायद इससे अपनी सोच को बदलें और अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ें। सर एक सवाल है, आप अपने बिजी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ में समय निकालकर अपनी योग्यता का लाभ अपने समाज के उत्थान के को देने के लिए आपका खुद का क्या विजन है सर? निकट भविष्य में आपके मन में ऐसी कोई योजना है जो दर्शकों को बताएं सर? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। जिस जिले में पोस्टिंग, वर्तमान में मैं नवादा जेल में हूँ, और इस जिले में मैं प्रयास करता हूँ कि यदि समाज के युवागण, विद्यार्थीगण यदि कोई लाइब्रेरी खोले या कोई कॉमन प्लेस बनाए जहाँ इकट्ठे हो पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 1 या 2 दिन समय निकाल के कम से कम 1 2 घंटे के लिए उनके बीच में जाऊं। उन्हें थोड़ा मोटिवेट करूं, कुछ पढ़ा सकूं, या मेरे ज्ञान का वो लाभ लेना चाहें तो मैं उपलब्ध रहूंगा। कम से कम एक टाइम ले लें ये लोग आके, या कोशिश करूंगा कि मैं इकट्ठा करूं लोगों को। और यदि इनको कुछ पढ़ाई लिखाई के साधन आवश्यकता यदि कमी हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उपलब्ध करवा दूं इन लोगों को पाठ्य सामग्रियां, या फिर पढ़ने लिखने संबंधी सामान, या फिर मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से यदि उपलब्ध हो पाऊं तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको मदद कर सकूं। बहुत सार्थक सोच है सर, बहुत सार्थक सोच। मैडम जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारा मन आपका आभारी रहेगा। आपकी करोड़ों की सलाह हमारे लिए करोड़पति बनने से कम नहीं है। फिर आप हमसे जुड़ेंगे, आप हम अपना मार्गदर्शन देंगे, इसी आशा के साथ आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यस मैडम, जब भी जो उपलब्ध जरूरत होगी मैं फिर से आने के लिए हमेशा तैयार और खुश, अपने को खुश नसीब समझूंगा कि मैं दोबारा भी आपके इस प्लेटफॉर्म पर आता हूँ मैडम। एक सवाल और सर रह गया था जिसका जवाब आप दें। आप हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में आए सर, हम सभी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। आपकी क्या राय है ग्लोबल मोहरी संवाद जाने अपनों को प्रोग्राम के बारे में, और कुछ सुझाव दे सर आप अपना इस बारे में।
निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे समाज के लिए। कम से कम इसके द्वारा जो लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं संभव है, असंभव चीज है, उनसे रूबरू करके उनके अनुभव को साझा करके ये बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा पूरे समाज के लोग को। जो लोग जुड़े हुए भी हैं, आगे जो लोग भी लिंक के माध्यम से भी सुनेंगे या किसी भी प्रकार से सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे, हमेशा चलता रहे और कई लोगों को इसमें प्लेटफॉर्म पर जरूरत बने। और इसमें ऐसे बिल्कुल लोगों सर, को भी मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि बुलाया जाए जो जो अपने बिजनेस एरा में, बिजनेस अपने स्फीयर में भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए, उनके भी हाँ सर, जो अनुभव हैं ये उनका बहुत भी सही साझा सोच किया हुई जाए। सर, ये हाँ, बहुत सही सोच हुई। नौकरियां तो और होती हैं, परंतु बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है ये जानना हमारे बच्चों के लिए बहुत हाँ, जरूरी है। बहुत सही और सोच बोली आपने। हाँ, छोटे छोटे लोग भी, जैसे कि कुछ अच्छा ठेला जो भी जो चला रहा है, जो कुछ अच्छा चाय भी बना रहा है, तो वो भी कुछ अच्छा मेहनत कर रहा है, तभी अपने जिले में कुछ नाम कमाया है। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं कहता चाहता हूँ कि ईमानदारी से किसी भी जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसमें बढ़िए। निश्चित रूप से आपका भी नाम होगा, कोई भी नाम छोटा नहीं है। जिस क्षेत्र में भी आप कर रहे हैं, ईमानदारी से लगते रहिए, बढ़ते रहिए बिल्कुल और सर, बिल्कुल। सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद हमारे सर। साथ जुड़ने के लिए। जय माँ धन्यवाद। मथुरानी सर। जय माता दी। मन एकदम तृप्त हो गया इतनी सुंदर सलाह और इतनी सुंदर बातों से। बिल्कुल रोहित, दी, ऐसा लग बिल्कुल रहा है बिल्कुल। कि हमारे समाज में अब हमारे होनहार व्यक्तित्व की कमी नहीं है। लगातार ये नहीं नहीं, सिलसिला बिल्कुल नहीं चलते दी, रहना बिल्कुल नहीं। चाहिए। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अभी एक और हमारे जो आ रहे हैं अतिथि, उनकी बातें भी क्या क्या बोले ही उनके बारे में। हमारे दर्शक उनको भी देखने के लिए आतुर हो रहे हाँ, होंगे। उनका परिचय करवा देते हैं, उनका परिचय हाँ। करवा देते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री प्रभात कुमार, फॉरेंसिक अकाउंटेंट विशेषज्ञ, बरबीघा के मूल निवासी, जो एक शिक्षक परिवार में पले बढ़े। भागलपुर, कोलकाता के शिक्षक संस्थाओं से अपनी डिग्री लेने के बाद रुचि के साथ वो आगे बढ़ते गए। दृढ़ निश्चयी होकर एक ओहदे पर प्रतिष्ठित हुए। वर्तमान में मलेशिया में फॉरेंसिक अकाउंट विशेषज्ञ के रूप में स्थापित हैं। 35 वर्षों का लंबा अनुभव उनके उत्कृष्ट कार्य की गवाही दे रहा है। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पद पर होते हुए इन्होंने मार्गदर्शन का पीड़ा उठाया है। मलेशिया टीवी के प्रातःकालीन वार्ता में अपने उभरते पेशे की बारीकियों से यह हमेशा लोगों को अवगत कराते हैं और अपने आवश्यक पहलुओं पर गर्व जताते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किताबों और शोधों के द्वारा इस क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है। भारत, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका में वह लगातार योगदान दे रहे हैं। आप एक व्यक्तित्व नहीं, पूरी संस्था समेटे हुए अपने क्षेत्र में नवीन अनुसंधान में प्रयासरत हैं। 30 सदस्यों के साथ मलेशिया चैप्टर ऑफ आईसीआई के संस्थापक चेयरमैन हैं। लगातार इससे अभिभावक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीयों के प्रतिनिधि बनकर विदेश में भी देश और विदेश की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हैं, अपना लोकतंत्र का फर्ज अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इन्होंने मंच साझा किया, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। नई अन्वेषण में लगे रहने के बावजूद कवि की भावनाओं को हृदय में पाले रखा है। कविताएं रचकर वह अपने पैशन को जीवित रखे हुए हैं। इनकी किताबों से, इनकी कविताओं से हम रूबरू होते हैं। तो आइए परिचय कराते हैं श्री प्रभात कुमार सिन्हा जी का, प्रभात कुमार जी का। नमस्कार। मैं बहुत, मेरा आभार है, मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ महोरी इस मंच का, आप और अपनी कुछ बातें रखने का मौका अवसर दे रहे हैं। रोहित जी और दोनों ने जिस हमारे दिल से और इस मंच का करता हूँ, तो हम लोगों को एक समाज तक, ताकि जो नवयुवक लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है, वो कुछ चेंज ला सके, कुछ सोच में बदलाव लाए और
कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आदमी सोचे और कर नहीं पाए। ये सिर्फ सोचने की बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, आप चाहें जो शक्ति मुझसे मैं साझा करने को तैयार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो दर्शकों के सवाल हैं कुछ सर आपके लिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले तो सर आप जिस कार्य से जुड़े हैं सर, वो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में समझाएं ताकि वो उनकी बारीकियां जान सके सर। देखिए, मेरा काम है, हिंदी में उसे अन्वेषण बोलते और इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन। अकाउंटिंग के साथ इन्वेस्टिगेशन सब बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब 1990 में एनरॉन का कांड हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि जो अकाउंट्स की बारीकियां हैं उसे समझने के लिए एक अलग पढ़ाई की ज़रूरत है। वो अकाउंटेंट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें कानून की समझ भी उतनी ही जरूरी है जितना अकाउंट की समझ। अकाउंट की समझ तो सब अकाउंटेंट को होती है, जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो सभी अकाउंट्स को जानते हैं खूब भली भांति और खूब बढ़िया से। लेकिन जब उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना हो तो फिर बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हमें कानून का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। अकाउंटेंट्स जनरली कानून से ज़्यादा वास्ता नहीं रखते। इसी वजह से ये शब्द बना है फॉरेंसिक अकाउंटेंट। फॉरेंसिक मीन्स वो सारा कार्य, जो सारा इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट के लिए किया गया हो, और लॉ ऑफ एविडेंस जो कानून में एक हम कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस को आप बताएं, जो साख है, जो एविडेंस है, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसका एक लॉ बना हुआ है। उसी लॉ के हिसाब से आपकी खोज जो है उसमें जो आपने प्राप्त किया है, जो भी प्रोड्यूस किया एविडेंस, उसको तभी वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब नियम कानून है। तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा इन्वेस्टिगेशन कानूनी तौर पर पूरी तरह से सक्षम हो, वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट हो गया। जनरली आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करते हैं वो फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि वो एक ओपिनियन है, वो सर्टिफाई नहीं करते एक एक फिगर, तो इसी वजह से वो फॉरेंसिक वर्क नहीं है। लेकिन जब जैसे हिंदुस्तान में अभी हाल में बैंक में इतना बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, आपने सुना हो, फॉरेंसिक अकाउंट वहां जाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। उसका पर्पस यही है, खोजबीन करना और ये पता लगाना किसने किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया, और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो जी सर, आप जिस तरह से आपने सर व्याख्या किया है अपने काम का सर, अब मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को कोई दिक्कत होगी आपके प्रोफेशन को समझने में सर। बहुत अच्छे से बताया आपने। सर एक सवाल और है कि आपके परिवार में सर शिक्षा का माहौल कैसा था? आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और आपको योग बनाने के पीछे किसका योगदान रहा सर? मेरे माँ बाप दोनों, पिता दोनों काफी शिक्षित थे। मेरी माँ ने एमए किया हुआ था और पापा हमारे प्रोफेसर थे। माँ ने भी टीचिंग का काम किया था भागलपुर महिला विश्वविद्यालय में। तो पढ़ाई का माहौल तो हमारे पिताजी को और माँ को दोनों को लेखनी का बहुत शौक था। पिताजी इलस्ट्रेटेड वीकली, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते थे, और माँ आकाशवाणी में हमेशा अपना आलेख प्रस्तुत करती थी। तो घर में तो माहौल था पढ़ाई का। बाद में हमारे पिताजी जब इलाहाबाद बैंक में डायरेक्टर हो गए तो भी उन्होंने अपना लिखने की शैली को नहीं बंद किया, और तो उसी वजह से शायद मैं भी हिंदी में इतना लिखता हूँ। उसकी बहुत बड़ी देन मेरे माँ पापा की है, क्योंकि दोनों को लिटरेचर से या साहित्य से बहुत लगाव था, और वहीं से मुझको थोड़ा सा मेरी रुचि और बढ़ती चली गई कि पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावे शायद बाकी जितनी, हालांकि मैं इतना समझदार नहीं था। कॉलेज के बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने किया तब मुझको उस दरमियान मैंने रियलाइज़ किया कि
किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए अपने आप को भूलना पड़ता है। जब आप भूल के उस पढ़ाई को करते हैं तो फिर उसके इनर कोर, जिसको बोलते हैं मूल स्वरूप को और इम्पोर्टेंट, वैसे ही किसी सब्जेक्ट के कोर को जब आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और ये सबसे कमाना जो आपका जो क्षेत्र है जिसमें आप अपनी महारत हासिल करने की कोशिश में, इनकम से जब आप नॉलेज कोर को समझ लेंगे तो उसके जितने आयाम हैं सबों को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। और अभी भी मेरे इन्वेस्टिगेशन का सिंपल फार्मूला है, गो टू द बेसिक। जिसने बेसिक छोड़ दिया वो कभी खड़ा नहीं हो सकता है। बेसिक मीन्स वेरी फंडामेंटल। वो लॉ कभी बदल ही नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका का लॉ हो, चाहे वो अकाउंटिंग कनाडा का हो, चाहे मलेशिया के अकाउंटिंग हो, चाहे इंडिया के अकाउंटिंग। कोर इज ऑलवेज द सेम। और जब आप कोर को समझेंगे तो कितना भी कोई घुमाएगा अकाउंट्स को, उसको आप पकड़ लेंगे कि इसने कैसे किया है। यस, पूछिए। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। सर एक सवाल है, समाज में बहुत सारे लोग सर अकाउंट्स के क्षेत्र में हैं, पर आप जिस मुकाम पर हैं वहां तक किस प्रकार पहुंचे? समाज के अन्य युवाओं को इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं सर? आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में बच्चों को जाने के लिए किस विषय एवं किस संस्थान का चुनाव करना हो सर? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मैं पूछा बस अपना काम कर रहा हूँ। और जैसे बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और वो काफ़ी उन्नति भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने स्पेशली, देखिए क्या हुआ कि मेरी यात्रा शुरू हुई कॉरपोरेट सेक्टर से, मतलब बड़े बड़े कंपनियों में मैंने शुरू किया। मैंने हितकारी पॉटरीज, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे, दिल्ली की एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की मोनोपोली कंपनी थी जो बोन चाइना की क्रॉकरी बनाती थी। तो मेरे पहले नौकरी, मैं उन दिनों ऑडिट करता था, तभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और उन्होंने मुझको ओपनली ऑफर किया कि आप हमारी कंपनी में आइए और हमारे लिए काम कीजिए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, लेवल के लोग हैं, वो लोग जब हेरा फेरी करते हैं तो ऑडिटर उसको नहीं पकड़ पाते। फिर यहाँ से मैं 2 साल काम करने के बाद मैं विदेश चला गया। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ भी वही हाल है। मैंने आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, कमर्शियल। और वहाँ देखा कि 100 ऑडिटर आते हैं, वो छोटी छोटी चीटियों को पकड़ लेते हैं, जो हाथी है वो निकल जाता है। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल यही होता है सर। और ये इन बातों का जिक्र मैं अपने पापा से बराबर कर रहा हूँ। पापा ने कहा देखो बेटा, दुनिया को तुम नहीं बदल सकते, तुमको अपने में क्या बदलाव लाना है ये तुमको। और उसी बीच क्या हुआ कि मुझे बोलने का हमेशा प्रेजेंट करने के लिए सेमिनार जाता था। उसी सेमिनार में मेरा परिचय हुआ एक मलेशिया में। उन्होंने 2000 की बात है, मुझे अच्छी तरह, मैं एबीसी कॉस्टिंग पर अपना पेपर प्रेजेंट करने गया था। और वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में उन्होंने कुछ बात कही और कहा कि पहली बार वर्ल्ड में कनाडा में इसकी पढ़ाई शुरू हुई है। And that was a shocking news for me. I immediately came home. I discussed with my wife, संगीता जिसका नाम है। तो हमने कहा कि देखो संगीता, जो प्रतिभा मेरे अंदर है उसको विकसित करने का बस ये सबसे बड़ा मौका है। तो बोली कि बस आप आँख मूंद के खोजिए कहाँ है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया और इमीडिएटली उसी दिन, मुझको अच्छी तरह याद है, मैंने अप्लाई कर दिया। और वहाँ से फिर मेरा अप्रूवल आ गया। 1 हफ्ते बाद पैसे जमा किए और अगस्त में वो सेशन शुरू होने वाला था। फरवरी की बात थी, क्योंकि 20 फरवरी के बाद या 30 फरवरी के बाद 28 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला था, मतलब बंद होने वाला था। तो इस संयोग ऐसा है कि होना था तो मुझको उसकी सूद मिली। और चूंकि मैं ऑडिट में ज़्यादा रुचि थी तो उसी का ये एक्चुअली विस्तृत रूप है ऑडिट। जो अगर आपको ऑडिट के अंदर आप में खासियत है, जो आप छिपी हुई चीज़ को उजागर कर सकते हैं बाहर या पकड़ सकते हैं गलती को जल्दी से, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन में जरूर जाना चाहिए। ये मेरा संदेश है उन सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक जो टैलेंट है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई
जबरदस्त टैलेंट छिपा होता है। उस टैलेंट को उसे समझना और जानना है। मुझे इसको समझने में 30-40 मतलब 40 साल की उम्र में मुझको समझ में आया कि मेरे अंदर जो विधा है वो ऑडिट से में ज़्यादा है, अकाउंटिंग में कम है। अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ऑडिट की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। तो इसी वजह से फिर मैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में मैंने एडमिशन लिया और मैंने 2 साल अपना पोस्ट 2 डिप्लोमा खत्म किया। और आने की बड़ी हिम्मत, जो कि लोग कई क्या फॉरेंसिक अकाउंटिंग कौन समझता है, हु नोज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। मैंने कहा कि ये आने वाले समय के लिए, आज के लिए नहीं है। थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कल सवेरा जरूर होगा। और मैंने फिर सेमिनार में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, लोगों को इनवाइट करता था, मैं बोलता था, स्पीकर हो जाता था। मैंने कनाडा ने अपने प्रोफेसर्स को इनवाइट किया, वो लोग मलेशिया आए। मैंने एक 5 दिन का सेमिनार रखा, उसमें मैंने 3 पेपर प्रेजेंट किए, उन लोगों ने किसी बुलवाया। तो लोगों को समझ में आने लगा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग नई चिड़िया का नाम है। और फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2005 में हिंदुस्तान में मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं पता था कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग की पढ़ाई अलग से शुरू करनी है। मैंने फिर वहाँ पेपर प्रेजेंट करना शुरू किया, मुझे बुलाया गया, मैंने कई एक बार अपना लेक्चर दिया। और धीरे धीरे फिर हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं कि कितनी तेज़ी से आग फैलती है। और लोगों ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ने इसका बाजाबता अभी तो रिसेंटली हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया, इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, मैं भी उसके हिस्सा था। और इस प्रैक्टिस को कैसे गवर्न करें उसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया है। वो उसमें करीब 14 गाइडलाइन है, उसमें से 2-3 गाइडलाइंस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट्स ऑल। और बताइए। जीवन का अर्थशास्त्र आपने सरल बनाया, जीवन का अर्थशास्त्र आपने सरल बनाया, अपनी मेहनत से समाज को एक सम्मान दिलाया। आपने सचमुच ये बता दिया कि पढ़ाई अलग चीज होती है और मेहनत अलग चीज होती है और सफलता अलग चीज होती है, अनुसंधान अलग चीज होती है। और इन सभी को जोड़कर आपने जो मुकाम पाया है वो हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। बहुत ही सुखद आज का मिलन है आपके साथ। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। आप नारी सशक्तिकरण के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इस बात को आप सबों के सामने अपने पूरे समाज साक्ष्य के रूप में कहता हूं कि मेरी जिंदगी की सफलता मेरी पत्नी है। उसने मुझे जिस ढंग से प्रोत्साहित किया और जिस ढंग से मेरे बच्चों, 3 मेरे बच्चे हैं, उनका जिस ढंग से उसने अकेले विदेश में रहकर अपने बच्चों तीनों का केयर किया। मैं तो पूरी तरह अपने प्रोफेशन में और पढ़ाई में व्यस्त था। लेकिन अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा, वो गोविंदपुर की है, मतलब किसी बहुत बड़े शहर की नहीं थी। पढ़ाई उन्होंने पटना में जरूर की थी, लेकिन थी वो गोविंदपुर की। लेकिन उनके अंदर हिम्मत और लगन, वो दैट्स अनपैरेलल। और आज मेरा पूरे व्यवसाय का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन देख सकूं। जो सैलरी है, खर्चे हैं, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में। जो है, अगर आपका घर स्वस्थ है, आपका घर समृद्ध है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। और बिना नारी के ये असंभव है, बिना नारी के ये असंभव है। मैं ये बार बार दोहराऊंगा। आप अपनी पत्नी का, अपने अर्धांगिनी का अधिक से अधिक ख्याल रखें, और उसको, मेरी समझ से वो सबसे ज्यादा आदर के, माँ बाप के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है समाज में, वो है अपनी धर्म पत्नी को। मैं इसके पूरी तरह, और चाहे बेटी हो या पत्नी हो, दोनों इसके बहुत जबरदस्त हकदार हैं। आपकी सोच को सलाम। आपने 2 संदेश दे दिया। एक तो बताया कि माहौरी समाज में लड़कियां कहीं पीछे नहीं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी। और दूसरा, आपने पत्नी को जो स्थान दिया, वो सचमुच आपकी ये सोच आपके आदर के काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे एक प्रश्न और है कि आपका सौभाग्य रहा, आपने प्रधानमंत्री को बहुत करीब से देखा, उनके अंदर जो ऊर्जा थी उसको महसूस किया। कैसा लगा आपको?
ये हमारे साथ शेयर करें। मैं जरूर बोलूंगा कि सिर्फ मोदी जी में ही मुझे ये नहीं मिला, मतलब ये अद्भुत चमत्कार मोदी से मिलकर के नहीं हुआ। ये सेम अनुभूति, बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति मुझे हुई जब मेरी मुलाकात पहली बार, बड़ी युवावस्था थी मेरी, 15-16 साल का था। मेरे घर पे मदर टेरेसा आई थी। उन दिनों मेरे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो डायोसिस नहीं जा सकती थी, मिशनरी के डायोसिस जा सकते थे। इसीलिए बिशप ने कहा कि डॉक्टर गुप्ता, आई विल ब्रिंग मदर टेरेसा टू योर हाउस। तो उनको जब उन्होंने मेरा जब हाथ टच किया तो मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही है। और यही अनुभूति मुझे हुई थी डॉक्टर अब्दुल कलाम से जब मेरी मुलाकात हुई थी मलेशिया में। वो भारतीय हाई कमीशन ने उनको बुलाया था और फंक्शन उनका एक स्पीकिंग था। उसके बाद हम लोग सब चाय पर बैठे थे टेबल पर, तो वहाँ मैंने जब उनसे हाथ मिलाया तो वो अच्छा, इंसान का मस्तिष्क कभी भूलता नहीं किसी अद्भुत अनुभूति को। तो मुझे लगा कि जो अनुभूति मुझे अभी भी देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, जो अनुभूति मुझे मदर टेरेसा से मिलके हुई, बिल्कुल वैसे ही कुछ अनुभूति मुझे अब्दुल कलाम से हुई। और उसके बाद तीसरी अनुभूति मोदी जी से मिलने के बाद, जो अभी हाल की घटना है, सिर्फ 4 साल 5 साल पहले की बात है। मोदी जी युग पुरुष हैं, इसे हिंदुस्तान माने या ना माने, मैं इसे पूरी तरह से मानता हूँ। बहुत से लोग हिंदुस्तान में जरूर मानते होंगे, वो साधारण व्यक्तित्व वाला पुरुष है ही नहीं, वो अद्भुत पुरुष है। और हमारे सौभाग्य हमारे देश का कि ऐसे लोग पैदा होते हैं और ऐसे कर्मठ और ऐसे शक्तिशाली प्रतिभा भी हमारे देश में है, जिनको किसी आधार की जरूरत नहीं है। और मेरे लाइफ में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यही 2 लोग हैं, अब्दुल कलाम और मोदी जी। जब अब्दुल कलाम इतनी विपरीतियों के बाद कैसी स्थिति में वो पले बढ़े, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास रहने की सुविधा थी, पिताजी मल्लाह थे, लेकिन लगन थी, अद्भुत क्षमता थी। मोदी जी को देखिए, टेबल और कुर्सी तक उन्होंने साफ किया है, कारपेट बिछाया है लोगों के लिए, दरियां बिछाई है, समेटा है। और आज वो प्रधानमंत्री बनकर, मुझे खुशी इस बात की है कि चाइना जैसा देश भी अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हमारे देश में उन्होंने नारियों के लिए जो किया वो अद्भुत है। स्त्रियों को जो सम्मान दिलाया है, ठीक है, हमारे समाज में अब अपनी अलग विकृतियां हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मोदी जी कोई निगेटिव एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम निरंतर किए जा रहे हैं। 365 दिन जो आदमी काम करे, आप सोचिए, जो 4 घंटे का विश्राम करे, वो अद्भुत नहीं है तो क्या है? भगवान का स्वरूप यही होता है, और कैसा हो सकता है? मैं नहीं मानता कि भगवान का कोई दूसरा स्वरूप है। हमारे आपके सबके अंदर आत्म रूप में वो जो प्रकाश है वो विद्यमान है। मोदी जी ने उसको जागृत करके सूरज बना दिया है, हमारे अंदर है। हम उसको जिस दिन पहचान जाएंगे, हम अपनी जीवन की सफलता में बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। भावनाओं का समुद्र उमड़ रहा है, हम उसको साधुवाद करते हैं। साथ ही साथ हम भी आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे कि आपने इतने बड़े बड़े शख्सियतों को छुआ है, परखा है, देखा है, समझा है। ऐसा मौका हमारे समाज को दीजिए कि आपके साथ सानिध्य प्राप्त कर सके। मेरा एक प्रश्न और है कि नई पीढ़ी कौन सी बातों से दूर हो रही है जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं, और आप हमारे माहुरी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश बहुत इंपॉर्टेंट, हम बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे समाज की बात नहीं, इंसान आज के समाज में इंसान स्वार्थी हो रहा है। उसके पास हमेशा समय की कमी है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो आत्मिक अपने आप को अंदर की तरफ देखने की बजाय बाहर की दुनिया को ज्यादा देखता है। जिस दिन हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, जिस दिन हम अपना परीक्षण शुरू कर देंगे, उस दिन मुझे किसी और को भी दुनिया के किसी शख्स से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हमें किसी की कमियां या किसी में बुराई इसीलिए दिखती हैं
क्योंकि हमने अपने आप को जाना ही नहीं है। हम जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे, हमारी शिकायत सबों से दूर हो जाएगी। हम अपने अपने आप को खोजने और समझने की जरूरत है। जो आदमी जीवन में सफलता चाहता है, बस उसके लिए एक सीधा सा रास्ता है, कॉन्स्टेंटली अपने आप पर नजर रखे, अपनी हर विचारधारा को सोचे, समझे, और जो उचित, बिल्कुल उचित है शास्त्रों के हिसाब से वो करे। क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, इसकी चिंता ही जो है और ध्यान जो है, हमने सबको भटका। संदेश दिया एक सिंपल सा है, कर्मण्येवाधिकार रस्तु। ये इतना सिंपल है लेकिन इसका डीप मीनिंग है। हम सिर्फ कर्म को ये समझकर भगवान का आदेश मान के पूरी निष्ठा और सफलता कभी नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव, बहुत जोरदार कि हम लोगों को सिर्फ अपने आप दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ है। हमें इंडिविजुअल्स को खोजना है, खोज अपनी करनी है, किसी और की नहीं। और ये बड़ा राज है। उसके बाद क्या होगा कि आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके अंदर, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, सिर्फ अपनी ओर। अपनी ओर मीन्स अपनी ओर, और दूसरों हम इतना खोज उनके खामियों को आपस में बैठ के उस पर गॉसिप करते हैं। ये सब हमारी विकृतियां हैं, इससे हमें बचना है। हम जितना ज्यादा आत्म परीक्षण करेंगे, उतना ज्यादा सफलता तेजी से हमारे पास आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बातों से हमारा समाज तो खैर बहुत मोटिवेट होने वाला है आज। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं सर आपने। एक सवाल है सर, आप अपने बिजी पर्सनल ऑफिशियल लाइफ से समय निकालकर अपनी योग्यता का लाभ अपने समाज के उत्थान के को देने का आपका खुद का क्या विजन है सर? निकट भविष्य में आपके मन में कोई ऐसी योजना है जो दर्शकों को बताएं? अभी अजीत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चाहते हैं कि समाज के लिए जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, देखिए हमारा समाज, पूरा समाज ही पिछड़ा हुआ है, ये तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। जब तक हम इस बात सच्चाई को नहीं मानेंगे तब तक हम इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। आर्थिक सोच, आर्थिक जो पिछड़ापन है वो ज़्यादा तकलीफ दे है बनिस्बत मानसिक पिछड़ेपन के। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम लोगों को सबों को सहयोग करने की जबरदस्त आवश्यकता है। हम लोग थोड़ा सा अपने स्वार्थ को कम करें और कोई एक ऐसी संस्था बनाए या ऐसी राशि जहां पर हम सब स्वेच्छा से अपना कमिटमेंट डालें कि भाई हम 500 रुपये देंगे, हम 100 रुपये देंगे, हम 50 रुपये देंगे हर महीने। और वो फंड एक ऐसा फंड हो जिसकी देख रेख एक चुने हुए लोग करें, किसी एक आदमी के इंडिविजुअल पर नहीं हो, चाहे वो महोरी मंडल का अध्यक्ष हो या कुछ भी हो। जब भी हो तो ये कॉर्पस जो फंड तैयार हो वो मिल करके 7 या 8 लोगों की सहमति से चले। अगर उसमें से एक की भी सहमति नहीं है तो वो नहीं चले। और उसमें ऐसे लोगों को लेना होगा जो निस्वार्थ सेवा करने के लिए चिरंतन प्रयत्नशील हैं। हम लोग पहचान सकते हैं ऐसे लोगों को समाज में। हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध रूप से सोचते हैं समाज के बारे में। इन लोग मिल करके, हमारे पापा ने और लोहानी जी का नाम शायद आपने सुना होगा, और एक सज्जन थे, लोहानी जी थे, हाँ, निखिल चंद्र गुप्ता, डॉक्टर केदार राम गुप्त और लोहानी जी
के अलावे जोगेश्वर प्रसाद, इन लोगों ने एक शिक्षा न्यास का गठन किया था जिसमें 5 लाख की धनराशि इकट्ठा की थी। मैं नहीं जानता आज उसका क्या हाल है। उसका पर्पस यही था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या विपन्न हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई में उनको, और जो मेधावी हैं, सहयोग राशि दी जाए और वो पढ़ाई कर सके। ये सबसे बड़ी सेवा होगी हमारे समाज की। जिस दिन हमारे समाज के सब बच्चे पढ़ना शुरू कर लेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपने आप समाज को आगे, और किसी भी एक ही प्रयास है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबों को हम अपने सहयोग से पढ़ने के लिए धनराशि उपलब्ध करवा दें। मैं आप सबों के सामने एक राशि, अच्छी खासी राशि देने को तैयार हूं। जिस दिन मौर्य समाज इसके लिए मुझे बोलेगा, मैं रेडी हूं। और मैं सोचता हूं कि शायद अजीत जी भी ने यही संदेश अभी दिया है। हम इंडिविजुअल हैं, हम पूरे समाज में सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। हमारे समाज में बहुत से प्रतिष्ठित और धनवान लोग हैं जो एक राशि क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। वो कॉर्पस परमानेंटली एज इट इज रहेगा और उसके इंटरेस्ट से जो राशि आएगी, चाहे उसमें जो लोग और कंट्रीब्यूट करते जाएंगे हर महीने, जैसे मान लीजिए एक लमसम मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके अलावा हमने तय किया कि ठीक है हर महीने हम 1000 रुपये भी और डालेंगे इसमें, तो उससे क्या होगा कि उस कॉर्पस को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम शुरू में 100, फिर 200, फिर 400, पता नहीं कितने लोगों की सेवा कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी सफलता होगी। ये मेरा सपना है और मैं कोशिश करूंगा अपने, अगर समाज ने नहीं कुछ आगे कहा तो मैं कम से कम बरबीघा जाके जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके साथ मिलके बात करके मौर्य समाज में वहां को समाज भवन बनाया। मैंने भी थोड़ा सा सहयोग किया था, तो उन लोगों के माध्यम से एक कॉर्पस में वहीं तैयार करूंगा। कम से कम बरबीघा के लोगों को तो, के बच्चों को जो विपन्न है आर्थिक रूप से, उनके बच्चों को तो कम से कम सुविधा मिले। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी आखिरी तमन्ना है मेरी जिंदगी की। पावन सोच है आपकी। आपके इतने सार्थक सोच के लिए समाज आपका आभारी रहेगा। कह रही हूँ, कानून और सांख्यिकी दोनों को आपने बनाया गुरु। कानून और सांख्यिकी दोनों को आपने बनाया गुरु। आपकी प्रेरणा से समाज में एक नया अध्याय होगा शुरू। बहुत ही सुंदर और सुखद मिलन, सुखद वार्ता आपके साथ। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ग्लोबल माहुरी मंच जो है वो आपको बहुत धन्यवाद करता है और धन्यवाद देते हैं इस बात का भी कि इतनी व्यस्तम समय में आपने समय निकाला, हम सबके साथ जुड़े, हम सबका मार्गदर्शन किया और भविष्य में भी जुड़े रहने की जो आपने पहल की है, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और ये सभी लोगों के लिए है। रूह देखती रही, आहिस्ता आहिस्ता एहसास गायब हो गया। रूह देखती रही, आहिस्ता गायब हो गया। आज संवेदनहीन इंसान न जाने क्यों पाषाण बन गया। आज का संवेदनहीन इंसान न जाने क्यों पाषाण बन गया। पाषाण मतलब पत्थर। सिर्फ दिलों के धड़कने से, सिर्फ दिल के धड़कने से ही अगर इंसान का एहसास जागता, सिर्फ दिल के धड़कने से ही अगर इंसान का एहसास जागता, तो हर धड़कती मशीनों में खुदा खुद आ बसता। इसकी गहराई को मैं फिर से समझाना चाहूंगा। सिर्फ दिल के धड़कने से ही अगर इंसान का एहसास जागता, हर धड़कती मशीन में खुदा खुद आ बसता। दिल का धड़कना एक अलग चीज है और दूसरों के लिए एहसास जगाना ये बिल्कुल अलग चीज है। हम ये हमेशा सोचें कि मेरा दिल किसी इंसान के लिए भी धड़कता है, उसके एहसास को महसूस करता है या नहीं करता है। तीसरी पंक्ति है, कहते हैं कलम बोलती है, कहते हैं कलम बोलती है, पर वक्त का सितम देखो, वो ये नहीं पूछता वो कितना सच उगलती है। आज का जो सोशल मीडिया का टाइम है उसने मुझे बहुत आहत किया है। हम सारी उल्टी सीधी खबरें वहाँ पढ़ते हैं और वही हमारे सोच का
एक बहुत बड़ा साधन बनता जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसमें इंटरनेट में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जो सस्ती और हल्की बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, वो तेजी से समाज में घूमती रहती हैं। तो उसी पर मैंने लिखा है, कहते हैं कलम बोलती है पर वक्त का सितम देखो, कोई ये नहीं पूछता वो कितना सच बोलती हैं। सच्ची इबादत परवरदिगार की जो तुम करते, परवरदिगार मतलब हमारे भगवान ना, सच्ची इबादत परवरदिगार की जो तुम करते, हाथों में हाथ लिए किसी का गम और दुख बांटते। सबसे बड़ी दुखद बात है ये कि हम दूसरे के दुख का एहसास ठीक से नहीं करते, सिर्फ ओम दर्द बांटना भी इबादत की ही एक कड़ी में मानता हूँ। सच्ची इबादत परिवार की जो तुम करते, हाथों में हाथ लिए किसी का गम और दुख बांटते। पतझड़ हजारों बार आ जाए, ये मेरी विनती उन लोगों से जो दरिया दिल हैं। पतझड़ हजारों बार आ जाए, चमन कभी वीरा नहीं होता। लाख तंगी हो जो लाख हो तंगी लाख तंगी हो तो दरिया दिल, जो दरिया लाख तंगी हो पर जो दरिया दिल हैं उनका हाथ कभी तंग नहीं होता। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे आंख में थोड़ा सा ये है, साफ नहीं दिख रहा था, अब मैं पढ़ सकता हूँ ठीक से। पतझड़ हजारों बार आ जाए, चमन कभी वीरा नहीं होता। लाख तंगी हो फिर भी जो दरिया दिल है उनका हाथ कभी तंग नहीं होता। तो मैं अपने माहौरी संपन्न परिवारों से रिक्वेस्ट करूंगा, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोगों के माध्यम से हम एक जरूर संस्था का स्थापना करें और जमा करें, ताकि जो हमारे अपने बंधु जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई में विघ्न आ रहा है, उनके लिए हम सब मिलकर कुछ प्रयास करें और समाज का उद्धार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक आखिरी प्रश्न सर आपसे पूछना चाहूंगा। जरूर। कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हम सभी अभी अपने कम्युनिटी के लोग ही जुड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है ग्लोबल मोहरी संवाद के जाने अपनों को प्रोग्राम के बारे में, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं सर इस बारे में तो जरूर बताएं सर। जैसा अजीत जी ने कहा, बिल्कुल मैं भी वही बात कर, ये बहुत प्रशंसनीय प्रयास है। जागरूकता कई तरह से आ सकती है और ये जो आपका प्रयास है, ये जागरूक करने के लिए में अहम भूमिका निभा रहा है और निभाएगा। इसे जरूर 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 जारी रखें। कोई भी परेशानी हो, कुछ हो, तो मुझे एक ईमेल से आप सूचित करें। ये देखिए क्या है, दूसरों के जीवन से, मैं तो अपने जीवन के अब आखिरी दौर में हूँ, मतलब 60-65 साल के बाद का जो समय होता है वो आप समझ सकते हैं। मैं पूरी तरह से अपने प्रोफेशन में अभी भी उतना ही एक्टिव हूँ, लेकिन ये जो आप लोग, हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, या हमारे जैसे और भी कितने लोग हैं जो बिजनेस में, व्यवसाय में बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने जीरो से शुरू किया था और हीरो बन गए। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत मेधावी हैं, पढ़ने में इन्होंने बहुत आगे अपना नाम कमाया। ऐसे सारे लोग जब अपना शेयर करते हैं, और ये सच है कि ठीक है, मैं एक पढ़े लिखे परिवार से था, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके यहाँ पढ़ाई का परिवेश नहीं था, फिर भी उनके बच्चों ने अदम्य प्रतिभा का परिचय दिया है। ऐसे मैं कई एक मोहरी परिवार को जानता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि जब अब्दुल कलाम इस देश को अग्निशस्त्र दे सकते हैं, तो फिर हम भी कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये प्रोग्राम को बहुत प्रोत्साहित करेगा। मैं रोहित जी आपका पर्सनली आभारी हूँ, और सरिता जी आपका भी। आपने बहुत अच्छे ढंग से आपकी कविताएं, तो खैर आप भी कविता लिखने में काफी माहिर है लगता है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि आपके बातों से बहुत मोटिवेट हुआ होगा हमारा समाज, और जब भी जरूरत पड़ी हमें तो जरूर हम आपसे मिलेंगे और कांटेक्ट में आपके रहेंगे सर।
और बहुत बहुत सर आभार आपका। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी सर, न रुका है न रुकेगा नदिया ये दरिया, बदलेगा हमारे समाज का नजरिया, हम पिछड़े अशिक्षित तंग दिल नहीं रहेंगे, जय मां मथुरासनी देवी कहकर हमेशा ग्लोबल माहुरी मंच के सहारे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय मां मथुरासनी। जय मां मथुरासनी। मैं व्हाट्सएप से जी अवश्य अवश्य सर। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा हमारे गेस्ट का, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और ऐसे ही हम आगे भी आएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ ग्लोबल मोहरी संवाद में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और बस हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ग्लोबल मोहरी संवाद वास्तव में एक ऐसा मंच बनेगा, मुझे आशा है कि जहां हर बच्चे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और हम अब किसी से जाके प्रेरणा नहीं ले सकते, लेकिन ये मंच तो प्रेरणादायक मंच है। अवश्य हम बच्चों को प्रेरणा देते रहेंगे, इसी आशा के साथ सबको साधुवाद। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जय मां मथुरासनी। जय मां।